हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी का महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट का वीडियो जो है वह हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग उसको देखना चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं और वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें जो है जैक बोर्ड जो है हमारा, उसका हम बेहतरीन क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो उस क्वेश्चन का कलेक्शन है ये, जिसमें हमको इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, पहला प्रश्न हमारा यही है। यानी कि सत्ता की साझेदारी करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। वह हमारा क्यों ज़रूरी है, इसका उत्तर को हमको पूछा गया है। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर क्या होगा कि सत्ता की साझेदारी यानी कि सरकार की शक्ति को अलग अलग समूहों में क्या करना, बांटना। सत्ता की साझेदारी क्या होता है कि सरकार की शक्ति को अलग अलग समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, यानी कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसके दो मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, यानी कि इसके दो मुख्य कारण हैं। क्या क्या कारण है हमारा, पहला कारण दिया गया है क्या, युक्तिपरक कारण। दूसरा है हमारा नैतिक कारण। युक्तिपरक कारण है कि बोल सकते हैं कि लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सत्ता का साझेदारी करते हैं। दूसरा है क्या, लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र की आत्मा क्या होता है, ये हमारा किसके अंदर में आएगा, नैतिक कारण। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट है इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पूछा गया है क्या कि जैसे कि लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सत्ता का साझेदारी करते हैं। ये हमारा क्या है, युक्तिपरक कारण है। तो इसका क्या लिखेंगे हम, समाज में अलग अलग जातियों धर्मों के लोग रहते हैं। अगर सबको सत्ता में हिस्सा नहीं मिलेगा तो उनके बीच आपसी टकराव या लड़ाइयाँ बढ़ सकती है। सत्ता की साझेदारी से देश में शांति और स्थिरता बनी रहती है। तो इस चीज़ को हम जानते हैं क्या कि सत्ता का साझेदारी हम इसलिए करते हैं ताकि देश में जो अलग अलग प्रकार के जाति हो गया, अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जो क्या है, अगर सभी लोगों को क्या किया जाए, अगर हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो वह क्या करेगा, आपसी में टकराव उत्पन्न करेगा और जिससे क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि सभी समूहों, सभी जाति के लोगों, सभी धर्म के लोगों को क्या किया जाता है, सत्ता में यानी कि पावर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें हिस्सा देता है ताकि लड़ाई झगड़ा नहीं हो। तो पहला हमारा ये कारण था, युक्तिपरक कारण। अब हम सेकंड कारण इसका देखते हैं, क्या है, लोकतंत्र की आत्मा, यानी कि ये हमारा किस में आएगा, नैतिक कारण में। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर कि लोकतंत्र की आत्मा जो है, यानी कि लोकतंत्र का असली मतलब ही यह है कि जिन लोगों पर शासन किया जा रहा है उनकी राय शासन चलाने में शामिल हो। इसलिए जनता की भागीदारी के बिना लोकतंत्र क्या है, अधूरा है। यानी कि बोलने का अर्थ क्या है कि जिस पर हम शासन कर रहे हैं, अगर वो इस पर क्या करेगा, इसमें भागीदारी नहीं लेगा तो लोकतंत्र ही हमारा नहीं होगा, यानी कि लोकतंत्र अधूरा माना जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जनता की भागीदारी भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए जनता की भागीदारी के बिना लोकतंत्र क्या है, अधूरा है। तो सेकेंड हमारा यही पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसका, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी में, ताकि इस प्रश्न को आप कर सकें। जो है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप कलेक्शन को आप कॉपी में नोट डाउन करके इसको याद कर सकते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। ठीक है, कहाँ करना है, बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। तो बेल्जियम ने अपने देश के झगड़े को निपटाने के लिए समझदारी दिखाई और एक अनोखा मॉडल अपनाया, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार से है। पहला है क्या कि केंद्र सरकार में समानता। सेकंड पॉइंट है राज्य सरकारों को आज़ादी।
थर्ड पॉइंट है राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार, और चौथा पॉइंट में है हमारा सामुदायिक सरकार। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, केंद्र सरकार में समानता। देश की केंद्र सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बिल्कुल बराबर यानी कि 50-50% रखी गई। तो इसने मॉडल तैयार किया था क्या, कि केंद्र सरकार में जो है समानता किया जाएगा, समानता यानी कि फ्रेंच भाषी लोग जो है, डच भाषी लोग है, उसके बीच में क्या किया जाएगा, मंत्रियों की संख्या बराबर रखा जाएगा। पहला ये हमारा क्या था, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के व्यवस्था के बारे में। सेकेंड, इसने क्या व्यवस्था किया था, तो राज्य सरकारों को आज़ादी दिया गया था, यानी कि केंद्र सरकार की कई शक्तियां क्षेत्रीय या राज्य सरकारों को दे दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं रही। यानी कि राज्य सरकार को क्या किया गया, कि केंद्र सरकार का जो शक्ति है वह शक्ति हमारा कुछ राज्य सरकार को भी दिया गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि केंद्र राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के प्रति अपना जवाबदेह नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें अगर, तो ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स हम जानते हैं क्या, बेल्जियम का राजधानी है। वहाँ पर क्या हुआ कि ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों का अलग 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 से बराबर का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों ने क्या, डच और फ्रेंच भाषी लोग का अलग से बराबर का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है अगला, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा क्या है, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार, तो सामुदायिक सरकार वो क्या क्या हुआ था, यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी बनाई गई जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसे संस्कृति, भाषा, शिक्षा जिसे मामले पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया। तो ये जो है मुख्य रूप से 4 बिंदु हम बताएं, जो क्या करता है, बेल्जियम जो है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किया जाता है, और इससे क्या होता है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा जो होना चाहिए था वह होता नहीं है। इसने इस चीज़ को क्या किया था, सुधार किया था। ठीक है, तो पहला क्या किया था, केंद्र सरकार में समानता। दूसरा पॉइंट, राज्य सरकारों को आज़ादी दिया गया। थर्ड पॉइंट, राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार। और चौथा पॉइंट है हमारा क्या, सामुदायिक सरकार। ठीक है, तो ये हमारा हुआ था बेल्जियम। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, तो पूछा गया है क्वेश्चन हमारा कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नहीं, हम इस कथन से सहमत नहीं है। इसका कारण भी हम दे दिए हैं। क्या है कारण, कि पूरे बेल्जियम देश में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा क्या था, यानी कि बहुसंख्यक था। ज़्यादा लोग जो वो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक बोलते हैं। तो बहुसंख्यक यहाँ पर कौन था, डच वाला। और फ्रेंच बोलने वाले कम, फ्रेंच वाले लोग क्या थे, कम थे, जिसको हम अल्पसंख्यक बोलेंगे। लेकिन डच भाषी लोगों ने ज़बरदस्ती अपना दबदबा बनाने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, इसके विपरीत बेल्जियम ने नेताओं ने आपस में बैठकर संविधान में बदलाव किए और दोनों ही भाषाओं के लोगों को स्वीकार में बराबर का अधिकार दिया। इसी समझदारी के कारण बेल्जियम टूटने से क्या हो जाता है, बच गया, और वहाँ पर गृह युद्ध होता नहीं है। तो इस प्रकार से हम बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, कि आज के समय में लोकतांत्रिक देशों में सत्ता का बंटवारा मुख्य रूप से 4 तरीके से होता है। पहला तरीका है क्षैतिज वितरण, दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा है सामाजिक समूहों के बीच, चौथा है राजनीतिक दलों और दबाव दबाव समूहों के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर हमको कैसे लिखना है, लिखना है क्या, पहला पॉइंट देना है क्या, क्षैतिज वितरण, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है क्या, कि इसमें सरकार के 3 अंगों जैसे कि हो गया विधायिका, विधायिका क्या करती है, कानून बनाने वाली होती है। कार्यपालिका कानून लागू करने वाली, और न्यायपालिका के बीच शक्ति बंटी होती है।
सब एक ही स्तर पर रहकर एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। यानी कि इसमें कहने का अर्थ है जैसे कि क्षैतिज वितरण क्यों कहा गया है इसको? तो क्षैतिज वितरण इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए यहाँ पर देश में सभी का क्या है कि सभी के बीच में शक्तियाँ बाँटा गया है, लेकिन सब किस स्तर का? एक ही स्तर का। और सब क्या करता है? एक दूसरे पर नज़र रखता है। यानी कि देखिए एक स्तर ये हो गया और इसी स्तर पर ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अलग रह करके एक ही स्तर पर रह कर के क्या करता है? मिल-जुल कर के काम करता है। इसीलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है? एक स्तर पर है, एक ही स्तर पर है, जिसके कारण इसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्षैतिज क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्षैतिज। ठीक है? ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण किसको कहते हैं? इसमें सत्ता को ऊपर से नीचे के स्तरों में बाँटा जाता है, ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे में बाँटा जाता है। जैसे सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार, जैसे पंचायत हो गया और नगर पालिका हो गया। समझ में आ गया? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? वर्टिकल होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। और इसको किस में बाँटता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में। और ये तीसरा पॉइंट की बात करें तो क्या है कि सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा अलग-अलग धार्मिक, भाषाई समूहों के बीच भी किया जाता है। जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार या भारत में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र। ये क्या है? सामाजिक समूहों के बीच है। अगला पॉइंट है हमारा क्या? राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती है। कई बार किसी एक को बहुमत नहीं मिलता तो 2 या 3 पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाती है, जिससे सत्ता किसी एक हाथ किसी एक हाथ में नहीं रहता है। यानी कि गठबंधन सरकार जानते हैं कि जब क्या होता है किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह क्या करता है? दूसरे पार्टी से क्या करता है? मिल करके सरकार बनाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या पूछा गया है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपूर्वक और एक नैतिक कारण बताइए। ठीक है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? भारत में उदाहरण लेना है। ठीक है? भारत में पंचायत राज व्यवस्था यानी कि आरक्षित चुनाव क्षेत्र यानी एससी, एसटी और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण है। युक्तिपूर्वक कारण दिया है क्या? युक्तिपरक कारण यानी कि फायदे की सोच पर आधारित। समाज के पिछड़े या कमजोर वर्गों को अगर राजनीति में जगह नहीं मिलेगी तो वे खुद को देश से अलग समझने लगेंगे, जिससे देश में क्या होगा? यह संतोष फैलेगा। आरक्षण देने से समाज में शक्ति और एकता बनी रहती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नैतिक कारण में, तो क्या लिखना है? नैतिक कारण लोकतंत्र के आदर्शों पर आधारित है। ठीक है? भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मर्यादा यह कहती है कि समाज के हर नागरिक, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, समाज के सभी सबसे आखिरी व्यक्ति तक शासन में भागीदारी का मौका मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर को लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि श्रीलंका में सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषाई बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल इस कथन से क्या है? सहमत हैं। तो कारण क्या लिखना है? श्रीलंका ने बेल्जियम की तरह समझदारी नहीं दिखाया था, जानते हैं हम लोग, बल्कि बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना था। कहाँ पर? श्रीलंका। इसके प्रमाण निम्नलिखित हैं। इसका प्रूफ दिया गया है नीचे में हमारा। बोलता है क्या 1956 में एक कानून बनाकर तमिल भाषी को नज़रअंदाज करते हुए केवल सिंगली भाषी को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। इस चीज़ को हम जानते हैं। अगला पॉइंट क्या हुआ था? विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को प्राथमिकता यानी कि पहला मौका दिया जाने लगा था। तीसरा क्या कि सरकार ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने और उसे संरक्षण देने की नीति अपनाई, जिससे तमिल और हिंदू खुद को
बेगाना महसूस करने लगे। इसके कारण श्रीलंका में क्या हो गया? भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे जैक बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं, और इसका जो कॉन्सेप्ट का वीडियो जो है वो अभी हम बना दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।